नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेने के लिए 3 विधेयक फिर से प्रस्तुत किए गए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कारों को स्वीकार करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रपति की बाद की कार्रवाइयों में उचित संबंध होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ और ड्रग्स तथा अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में गोल्डन ट्रायंगल की अफीम अर्थव्यवस्था में सतत वृद्धि दर्ज की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर न्यायपालिका से जुड़ी हुई है और न्यायपालिका जिस पर बेस्ड है यानी IPC, CRPC और IA, अब इनमें जल्द ही संशोधन होने वाला है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेने के लिए 3 विधेयक फिर से प्रस्तुत किए गए हैं। नए मसौदा कानूनों में विभाग संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें शामिल हैं। नए विधेयक का नाम है IPC की जगह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023। इसमें संशोधन ये किया गया है कि नया विधेयक अपराधों और दंड से संबंधित प्रावधानों को सुव्यवस्थित करेगा। छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा करने का प्रस्ताव किया गया है। सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है। वहीं CRP की जगह जो विधेयक अब प्रस्तुत किया गया है उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता विधेयक 2023। इसमें यह संशोधन किया गया है कि छोटे और कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल अनिवार्य कर दिया गया है। समरी ट्रायल्स का उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों से समझौता किए बिना तेजी से न्याय कर दिया जाए। CRPC के भाग 21 के अनुच्छेद 260 से 65 तक समरी ट्रायल्स का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा समयबद्ध जांच, सुनवाई और निर्णय सुनाने के लिए विशिष्ट समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल की कैद या उससे अधिक सजा वाले केस वापस नहीं ले सकेगी। इसके अलावा मजिस्ट्रियल प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा। IEA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य द्वितीय अधिनियम विधेयक 2023 पारित किया जाएगा। इसमें संशोधन ये किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य माना जाएगा। मशीनी प्रक्रियाओं द्वारा मूल साक्ष्य से बनाई गई प्रतियों को शामिल करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य के दायरे का विस्तार किया गया है। और अगली खबर DOPT से संबंधित है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कारों को स्वीकार करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी ये मामला कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है तो ये पेपर 2 का विषय है। ये दिशा निर्देश सरकारी सेवकों द्वारा निजी संस्थाओं और संगठनों से पुरस्कार स्वीकार करने के संबंध में जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 14 के अनुसार जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 भारत में सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके कर्तव्यों के पालन के दौरान उनके आचरण को प्रशासित करते हैं। इन दिशा निर्देशों के बारे में आइए आपको बताते हैं। निजी संस्थाओं या संगठनों द्वारा दिए गए पुरस्कार केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार किए जा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी के मंत्रालय या विभाग का सचिव होगा। सक्षम प्राधिकारी कई शर्तों के तहत पुरस्कार स्वीकार करने की मंजूरी दे सकता है, जैसे कि पुरस्कार के तौर पर दी जाने वाली वस्तुओं में कोई धनराशि शामिल नहीं होनी चाहिए। पुरस्कार देने वाली निजी संस्थाओं को विश्वसनीय होना चाहिए। इन दिशा निर्देशों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये अधिकारियों का नैतिक आचरण सुनिश्चित करेगा। ये दिशा निर्देश ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी कर्मचारी कर्तव्यों के पालन में अपने आचरण में नैतिक मानकों को बनाए रखें। इसके अलावा हितों के टकराव को रोकना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पुरस्कार या उपहार उनके हितों के टकराव का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, स्पष्ट नियम होने से जनता और अन्य हितधारकों को ये यकीन दिलाया जा सकता है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। साथ ही लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए ये दिशा निर्देश जरूरी हैं। सरकारी संस्थानों के सुचारू रूप से काम करने के लिए लोगों का विश्वास बने रहना जरूरी है।
और आइए बात करते हैं पर्यावरण की। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की है। अपडेटेड रेड लिस्ट के अनुसार लगभग 44,000 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा है। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2,000 ज्यादा है। सैगा हिरण को क्रिटिकली एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया है। हिरण की ये प्रजाति पिछले हिम युग से अस्तित्वमान है। इसमें ये तथ्य दर्ज किया गया है कि ताजे जल की 25% मछलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। साथ ही ताजे जल की कम से कम 17% संकटग्रस्त मछली प्रजातियां जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं। इस संस्करण में पहली बार ताजे जल में पाई जाने वाली मछलियों का वैश्विक आकलन शामिल किया गया है। इस सूची में केरल की 4 ताजे जल की भूमिगत मछली प्रजातियों को शामिल किया गया है। एंडेंजर्ड में शाहजी कैटफिश, अब्दुल कलाम ब्लाइंड केव कैटफिश, पैंजियो भुजिया आदि शामिल हैं। वहीं वल्नरेबल के तहत गोलम स्नेक हेड को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ये सभी प्रजातियां सतह के नीचे जल निकायों में पाई जाती हैं। रेड लिस्ट विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ये सूची प्रजातियों के प्रसार क्षेत्र, उनकी आबादी, पर्यावास और पारिस्थितिकी, उपयोग, व्यापार खतरों तथा संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये उन मुख्य प्रजातियों और पर्यावासों की पहचान करने में मदद करती है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। रेड लिस्ट के अंतर्गत अब कई श्रेणियां हैं, जैसे कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न और अपर्याप्त डेटा। प्रजातियों के समक्ष जोखिमों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड हैं: आबादी में कमी होना, सीमित भौगोलिक सीमा, छोटी और घटती आबादी, बहुत छोटा या सीमित पर्यावास, इसके अलावा विलुप्त होने के जोखिम का मात्रात्मक विश्लेषण। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसका गठन 1948 में किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित निकाय नहीं है। IUCN एक सदस्यता आधारित संघ है। ये सरकार और नागरिक संगठनों दोनों से मिलकर बना है। इसका काम है सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी संगठनों को ऐसे ज्ञान और साधन से लैस करना जो कि मानव प्रगति, आर्थिक विकास और प्रकृति संरक्षण सुनिश्चित करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रपति की बाद की कार्रवाइयों में उचित संबंध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्टीकरण अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्बई मामले में दिए गए फैसले को आधार बनाते हुए ये भी कहा है कि राज्य में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि न्यायालय को राज्य आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा लिए गए हर निर्णय की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के अंतरिम शासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा की गई अधिकतर कार्रवाइयों को नई गठित राज्य सरकार सत्ता में वापस आने पर पलट सकती है। आपात स्थिति के समाप्त हो जाने पर राज्य विधानमंडल की ओर से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को बाद में राज्य विधानमंडल निरस्त कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं हम। ये तब लगता है जब राष्ट्रपति आश्वस्त हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। तब संविधान का अनुच्छेद 356 उसे अनुमति देता है कि राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य या राज्यपाल या किसी अन्य राज्य प्राधिकारी की शक्तियों को अपने हाथ में ले ले और घोषणा करे कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा किया जाएगा। घोषणा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक प्रावधान करे, जैसे कि राज्य निकायों से संबंधित कुछ लागू किए गए संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना। हालांकि ये शक्तियां स्वचालित रूप से लागू नहीं होती हैं। साथ ही राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा जारी होने पर संघ द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियों का दायरा निर्धारित करना चाहिए। इस मामले में SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 मामला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से ये माना था कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा अवैधता, दुर्भावना, असंगत विचारों, शक्ति के दुरुपयोग या धोखाधड़ी के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। इस निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसदीय अनुमोदन को भी अनिवार्य बना दिया है। यदि संसद 2 महीने के भीतर उद्घोषणा को मंजूरी नहीं देती है तो बर्खास्त की गई सरकार स्वतः ही सत्ता में लौट आएगी। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। ये खबर चुनाव आयोग से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023 नाम दिया गया है।
ये निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कार्य का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। इस विधेयक में सीईसी और ईसीज की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाने से जुड़े उपबंध किए गए हैं। विधेयक में कई मुख्य उपबंध हैं, जैसे कि नियुक्ति से संबंधित मामलों पर अगर हम देखें तो सीईसी और ईसीज की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। खोज समिति की अध्यक्षता कानून मंत्री करेगा। ये समिति नामों की एक सूची चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सीसी और ईसीज के भत्ते और उनकी सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्तों और सेवा शर्तों के समान होंगी। वहीं पदमुक्ति की बात करें तो सीईसी को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान होगी। इसके अलावा सीईसी की सिफारिशों के बिना ईसीज को पद से नहीं हटाया जा सकता। सीईसी और ईसीज को संरक्षण भी दिया गया है। सीईसी और ईसीज द्वारा उनके कर्तव्यों के पालन के दौरान दिए गए आदेशों के आधार पर न्यायालय उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं। ये देश में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का आयोजन और उनकी देखरेख करता है। इसके कार्यों और शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनाव आयोग के कुछ कार्यों और शक्तियों का उल्लेख मिलता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में गोल्डन ट्रायंगल की अफीम अर्थव्यवस्था में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 खेती उत्पादन और प्रभाव शीर्षक से जारी की गई। इस रिपोर्ट में दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम पोस्ता की खेती का आकलन किया गया। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में गैर कानूनी रूप से अफीम का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। इसी तरह से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अफीम का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो म्यांमार अब दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ऐसा अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन में कमी आने की वजह से हुआ है। एक लक्षित आकलन में सागेंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती के संकेत मिले हैं। म्यांमार का सागेंग क्षेत्र भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मादक पदार्थों की तस्करी भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती कैसे है? दरअसल ये सीमा पार तस्करी को बढ़ावा देती है। भारत में मादक पदार्थों को मुख्य तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से तस्करी के जरिए लाया जाता है। ये संगठित अपराध और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी अक्सर संगठित आपराधिक नेटवर्क करते हैं। ये नेटवर्क हिंसक गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसके अलावा ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों का हथियारों की तस्करी और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी इसका योगदान रहता है। मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन की औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। इससे वैध आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल के खर्च में भी वृद्धि हो सकती है। गैर कानूनी मादक द्रव्य के सेवन से स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च में बढ़ोतरी होती है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्यालय वियना में है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। यूएनओडीसी की अगर हम बात करें तो इसका कार्य वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों से निपटना है। यूएनओडीसी के सदस्य देशों ने इसे इन कन्वेंशंस को लागू करने का काम सौंपा है, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एंथ्रेक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सूचित किया है कि पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के 5 देशों में एंथ्रेक्स रोग का प्रकोप है। एंथ्रेक्स संक्रामक रोग है। ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक स्पोर बनाने वाले जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरियल स्पोर बैक्टीरिया के सबसे निष्क्रिय रूप हैं। इनमें सभी आनुवंशिक सामग्रियां होती हैं, लेकिन इनमें सक्रिय मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। एंथ्रेक्स मवेशी, भेड़, बकरी जैसे पशुधन के साथ साथ जंगली शाकाहारी जानवरों को भी संक्रमित करता है। मनुष्य में ये बीमारी संक्रमित जानवरों से या संक्रमित पशु उत्पादों से फैल सकती है। एंथ्रेक्स के उपचार के लिए पशुओं और मनुष्यों के लिए एंथ्रेक्स के खिलाफ टीके उपलब्ध हैं। एंथ्रेक्स का उपयोग जैविक हथियार के तौर पर भी किया गया था। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एंथ्रेक्स दूषित पत्रों से 5 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोग बीमार पड़ गए थे।
अगला टॉपिक है प्लियोसॉर जीवाश्म। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के जुरासिक तट पर प्लियोसॉर नामक एक प्राचीन समुद्री जीव का कपाल मिला है। प्लियोसॉर विशाल मांसाहारी समुद्री सरीसृप थे। इनकी शारीरिक विशेषताओं में विशाल सिर, छोटी गर्दन और टीयर शेप बॉडी शामिल है। टीयर शेप बॉडी के कारण वे अपने विशाल शरीर के बावजूद भी समुद्र में बहुत ही अच्छे तरीके से तैर सकते थे। प्लियोसॉर के जीवाश्म मेसोजोइक युग के जुरासिक और क्रिटेशियस काल से संबंधित हैं, जो लगभग 200 मिलियन से 65 मिलियन वर्ष पूर्व था। अगला टॉपिक है विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। केंद्र सरकार ने संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किया। इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का उपबंध किया गया है। ये विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। केंद्र सरकार ने पुडुचेरी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी प्रस्तुत किया है। हाल ही में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया था। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड। सरकार ने ये सूचना दी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों ने जनवरी से नवंबर 2023 के बीच NARCL को 11,617 करोड़ रुपए से अधिक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हस्तांतरित की हैं। बैंक उस ऋण को NPA घोषित कर देता है जिसके ब्याज या मूलधन का 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया होता है। NARCL सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत RBI में पंजीकृत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है। इसकी स्थापना भारतीय बैंकिंग प्रणाली में 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की पुरानी स्ट्रेस्ड एसेट के समाधान के लिए की गई है। NARCL बैंकों से ये एसेट्स 15% नकद भुगतान करके और 85% सिक्योरिटी रिसीट्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अगला टॉपिक है बायो कंप्यूटर। शोधकर्ताओं ने एक ऐसा हाइब्रिड बायो कंप्यूटर बनाया है जो आवाज पहचानने जैसे कार्यों को कर सकता है। प्रयोगशाला में विकसित मानव मस्तिष्क ऊतक को इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और इनपुट या आउटपुट उपकरणों से जोड़कर बायो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस अनुसंधान का एक नया क्षेत्र है। इसका उद्देश्य बायो कंप्यूटर्स का निर्माण करना है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये प्रौद्योगिकी मानव के मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग कर सकेगी। साथ ही इससे मानव में संज्ञान, लर्निंग तथा तंत्रिका संबंधी अलग अलग विकारों के बारे में भी समझ बढ़ेगी। खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट। FAO ने एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 74.1% भारतीय स्वास्थ्यप्रद आहार का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं थे। भारत की 16.6% आबादी अल्पपोषित है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश में 5 साल से कम आयु के 31.7% बच्चे ठिगनेपन और 18.7% बच्चे दुबलेपन से पीड़ित हैं। 2019 में देश में 15 से 49 आयु वर्ग की 53% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। इनैक्ट यानी एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर एन एक्सीलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन साझेदारी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और 6 नए देश इनैक्ट साझेदारी में शामिल हुए। इनैक्ट जर्मनी और मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के साथ मिलकर COP27 में लॉन्च किया था। COP27 का आयोजन 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। इसका उद्देश्य प्रकृति आधारित समाधान यानी NBS के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और भूमि तथा पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण से निपटने तथा जैव विविधता के नुकसान की भरपाई के लिए वैश्विक प्रयासों का समन्वय करना है। NBS के अंतर्गत शामिल है अपशिष्ट जल प्रबंधन, सतत कृषि, वानिकी और मत्स्य, प्रदूषण में कमी आदि। खान यूनिस शहर। हाल ही में हमास द्वारा बंधक बनाने की धमकी के बाद इजराइल ने खान यूनिस शहर पर बमबारी की है। ये शहर गाजा पट्टी के दक्षिण में अवस्थित है। गाजा पट्टी सिनाई प्रायद्वीप के निकट फिलिस्तीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। ये शहर मामलुक युग का है। 1387वीं ईस्वी में इस शहर के केंद्र में बारकुक कैसल बनवाया गया था। ये जगह लीवांत से मिस्र और मिस्र से लीवांत जाने वाले व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल था। इस तरह ये दक्षिणी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। पा तोगन निंग मिंजा संगमा, ये गारो हिल्स के गारो आदिवासी नेता थे। निंग मिंजा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निंग मिंजा का योगदान ये रहा कि उन्होंने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर कब्जा करने का निर्णय लिया था। 1872 में अंग्रेजों ने संपूर्ण गारो हिल्स पर कब्जा करने के लिए आक्रामक कदम उठाए थे। इसके खिलाफ संगमा ने अपने समुदाय के लोगों को पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों से संगठित किया था। 1872 में उन्होंने रोंग रेनगिरी में ब्रिटिश सैनिकों पर हमला किया था और ब्रिटिश सेना के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। संगमा आदिवासी जनजातियों के लिए साहस, समावेशी नेतृत्व क्षमता और निस्वार्थता के प्रतीक थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।